इंग्लिश था तो नाहरलगुन के रास्ते में फैल गए, पता है एक्सीडेंट हुआ ना उनका, पता नहीं कल नहीं, बहुत 2 दिन या 3 दिन पहले हुआ था। हाँ हाँ, नाहरलगुन के रास्ते में फैल गए वो। अच्छा चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा आज ये जो वाला पोर्शन है तो ऐसे इधर बता देता हूं। किसका पुटुंग चल रहा है? मेरा पुटुंग चल रहा है क्या? हाँ ठीक है। किसका पुटुंग है भाई? उसको ऑन करके रखा है, उसको पहले उसको मिनिमाइज कर, काटो उसको। चलो, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज या वैदिक एज को आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा घुमा के एक छोटा सा सवाल और दूसरा टाइप का भी बोला जाता है, दैट इज नोन एज एज ऑफ आर्यंस। अब ये जो वैदिक एज होता है या एज ऑफ आर्यंस जो होती हैं, तो यहां से क्वेश्चन कहां से आता है? पहली चीज है कि क्वेश्चन कहां से बनता है। तो नॉर्मली वैदिक एज से आपको 2 पोर्शन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 पार्टों में। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है उसका लिटरेचर। वैदिक एज में एक पार्ट आएगा लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब वेदास, वेदास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चीजें। और दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है उसका पॉलिटी या फिर सोसाइटी। पॉलिटी या फिर सोसाइटी, ठीक है। तो लिटरेचर एंड पॉलिटी फिर सोसाइटी, ये जो चीजें होती हैं वो वैदिक एज में आपको नॉर्मली देखा जाता है। अब वैदिक एज जो होती है ना, ये 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अर्ली वैदिक एज, एक होता है लेटर वैदिक एज। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड होता है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेटर। अब ये जो अर्ली होता है, अर्ली वाला जो वैदिक एज होता है, ये मेनली फोकस करता है इन लिटरेचर। एंड जो ये जो लेटर वैदिक एज होता है, ये मेनली फोकस करता है इन सोसाइटी। ठीक है, और ये जो वैदिक एज है, ये जो चीजें है ना, आज जो आप लोग, जैसे आप लोग सभी लोग एसटी होंगे, मैक्सिमम सभी लोग एसटी होंगे, एससी एसटी ओबीसी ये सब जो देखते हो, जनरल देखते हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहां से। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये कब की बात कर रहा हूं? फ्रॉम 1500 बीसी से 600 बीसी। तो ये जो आप लोग देख पाते हो, ये जो कास्ट सिस्टम जो होती हैं, ये सब जो सिस्टम्स होती हैं, ये आज से 3000 ईयर्स पहले का है। तुमको लगता है कि 10 साल में खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होना चाहिए बट 10 साल में खत्म नहीं होगा। तो जो सिस्टम्स हैं, तो ये सिस्टम्स को हम देखेंगे कि कौन से चीजें हैं, लिटरेचर में क्या होती है, पॉलिटी में क्या होता है, ये सब चीज। लेकिन इससे पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज नोन एज आर्यंस। तो जब वैदिक एज होता है, जो वैदिक एज होता है, तो वैदिक एज में क्या कहा जाता है कि वैदिक एज नॉर्मली कौन लेके आए थे, उस समय लोग कौन थे? तो उस समय लोग थे आर्यंस। अभी जो आर्यंस आए हैं, ये श्योर है कि वो बाहर से आए हैं, ये एकदम श्योर है। लेकिन कहां से आए हैं, इसको लेकर बहुत जगह पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे थ्योरीज है। जैसे एक थ्योरी होता है जिसका नाम होता है सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी दिया गया था बाय मैक्स मुलर। एक पर्सन थे जिनका नाम था मैक्स मुलर। सेंट्रल एशियन थ्योरी दिया गया था बाय मैक्स मुलर। एक और पर्सन थे जो बोलते थे कि वो तिब्बत से आए हैं, ठीक है, तिब्बत से आए हैं, ये कहा जाता है बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिससे पीछे भी देख सको, ठीक है। तो एक होता है थ्योरी सेंट्रल एशियन थ्योरी, एक होता है तिब्बत वाला थ्योरी जो दयानंद सरस्वती ने दिया था, एक होता है नॉर्थ पोल की थ्योरी कि वो लोग नॉर्थ पोल से आए थे। नॉर्थ पोल का मतलब होता है अपर यूरोप, ठीक है। ये दिया गया था बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो एक सेंट्रल एशियन थ्योरी होता है, एक तिब्बत का थ्योरी होता है, एक नॉर्थ पोल थ्योरी होता है जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी होती है, सबसे एक्सेप्टेबल, वो होती है सेंट्रल एशियन थ्योरी।
ये हम जानते हैं कि वो बाहर से आए थे। अब नॉर्मली एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है सेंट्रल एशियन। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इन ईरान देयर इज ए इंस्क्रिप्शन, पत्थर पे उस समय के जो गॉड्स हैं उनके नाम लिखे हुए थे। ठीक है, एक जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बोल देता हूं, आपके ये हायर एग्जाम्स में काम आता है। एक इंस्क्रिप्शन होता है जिसका नाम होता है बोगाझाकी इंस्क्रिप्शन। बोगाझाकी इंस्क्रिप्शन, तो ये कहां पर मिलता है? ये मिलता है ईरान में। ये जो बोगाझाकी इंस्क्रिप्शन होता है, जो इंस्क्रिप्शन होता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो गॉड्स हैं जैसे इंद्रा, अभी आप देखोगे इंद्रा, मत्स्य, वरुणा, ऐसे टाइप के जो गॉड्स हैं उनके नाम लिखे होते थे। तो इसी वजह से सेंट्रल एशियन थ्योरी को ज्यादा बूस्ट मिला और सेंट्रल एशियन थ्योरी को ही ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना मैक्स मुलर, ये जो पर्सन है मैक्स मुलर, इसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं। हमारी इंडिया की ट्रेजेडी यही है कि इसने हमेशा इंडिया को छोटा ही किया है। बहुत ज्यादा रेसिस्ट आदमी है, बहुत ज्यादा। हाँ, अभी तो टपक गया है, वो अलग बात है। बहुत ज्यादा रेसिस्ट था, लेकिन उसकी ही थ्योरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करें। ठीक है, तो सेंट्रल आर्यंस की बात जब यहां पर होती है, नेक्स्ट यहां पर एक और चीज जान लो। जब आर्यंस आए, तो आर्यंस जब आए तब यहां पर एक और वॉर की मेंशन की जाती है। ठीक है, एक और वॉर का मेंशन किया जाता है। जब आर्यंस आए तो यहां पर एक वॉर हुआ था जिसका कहा जाता है दैट इज नोन एज 10 राजन वॉर। ठीक है, 10 राजन वॉर। राजन का मतलब होता है किंग, 10 किंग वॉर। तो वहां पर 10 किंग ने मिलकर, एक पर्सन थे जिनका नाम था भारत, ठीक है, उनके अगेंस्ट में लड़ाई किया था। भारत ने सबको हरा दिया और जो एरिया है वो एरिया भारतवर्ष हो गया। हैप्पी एंडिंग। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर कौन था? यहां पर थे भारत, भारत वर्सेस 10 किंग्स। तो ये वॉर हुआ था जिसमें भारत जो है वो जीतते हैं। तो आर्यंस पहले तो चीज बाहर से आए थे, अगर इसको मैं समाप्त करूं तो आर्यंस पहली चीज बाहर से आए थे। दूसरी चीज कहां से आए हैं, इसको लेके थ्योरी अलग अलग होता है, जिसमें सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी होती है सेंट्रल एशियन थ्योरी बाय मैक्स मुलर। और वहां पर यह भी मेंशन किया गया है कि जब यहां पर आर्यंस आए तो यहां पर एक किंग होते हैं जिसका नाम होता है भारत, और भारत के साथ 10 किंगों की लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है 10 राजन वॉर या 10 राजन वॉर। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, जो मेन चीज होती है इसकी, दैट इज नोन एज लिटरेचर। नेक्स्ट चीज होती है, जो मेन चीज होती है, वो होती है लिटरेचर। अच्छा, पहली चीज मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। इस समय जो लिटरेचर बोला जाता है, जैसे वेदास, ये सब जो बोला जाता है ना, इस समय वैदिक एज में लिखा नहीं गया था। वैदिक एज में लिटरेचर जो होता था वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता था। एक होता है आपका श्रुति, श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना, एंड एक होता है स्मृति। ठीक है, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति का मतलब होता है सुनना एंड स्मृति का मतलब होता है सुन के याद रखना। उस समय लिखना नहीं होता था, उस समय श्रुति और स्मृति चलता था, सुन के आपको याद रखना होता है। ठीक है, आज के टाइम पे होता तुम लोग पूरा ही खत्म हो जाते। पहली तो चीज याद रखना तो फिर भी इजी है, इस याद रखने में उतना इशू नहीं होता था, पहले में तुम लोगों को इशू होगा सुनना। ठीक है, वैसे ही तुम लोग किसी की बात नहीं सुनते, माई लाइफ माई रूल्स यो। ठीक है, तो श्रुति एंड स्मृति। अब जब लिटरेचर की बात आती है तो सबसे मेन जो लिटरेचर आता है, सबसे मेन जो लिटरेचर आता है दैट इज नोन एज, जो सबसे मेन लिटरेचर आता है उसको हम बोलते हैं वेदास। वेदास एक रूट वर्ड से आती है जिसका नाम होता है विद। विद का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, विद का मतलब होता है नॉलेज। तो वेदास जो होती हैं वो उससे आती है विद।
अब ये जो वेदास थे, बाकी चीजें मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं, बात सिंपल लिख ही सकते हैं लेकिन समझ लो क्या क्यों होता है। लिख तो सिंपल सकते हैं। देखो वेदास जो है ना, ये पहली चीज क्या है, ये पहली चीज वेदास जो है ये संस्कृत में लिखा जाता था, संस्कृत। और उस समय की जो नॉर्मल लैंग्वेज थी, उस समय की जो नॉर्मल लैंग्वेज पाई गई है वो होती है पाली एंड प्राकृत। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, आप लोगों की ट्राइब की खुद की लैंग्वेज है, लेकिन आप लोग पर किस में रहे हो, इंग्लिश में। ठीक है, जिस समय कूल लगे तो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, सेम चीज होती है। उस समय जो मेन लिटरेचर लैंग्वेज था दैट वाज संस्कृत, जो ब्राह्मण्स यूज करते थे, लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज था वो था पाली एंड प्राकृत। अब ये जो वेदास है ये संस्कृत में लिखे गए हैं, अब इसको समझाएगा कौन, क्योंकि संस्कृत तो पढ़ना नहीं आता। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जाते थे एक पर्सन के पास जिसका नाम होता था ब्राह्मण, उस पर्सन के पास जाते थे और वो पर्सन उनको अपनी भाषा में समझाता था, क्योंकि ये आपका श्लोक के फॉर्म में लिखे गए हैं। श्लोक में मतलब होता है ऐसा, ऐसा लिखा जाता है पोएम के फॉर्मेट में, आराम से भाषा समझे तो पोएम के फॉर्मेट में ये लिखा जाता था। तो जब ब्राह्मण के पास जाते थे तो ब्राह्मण क्या करते थे, ये जो पोएम के फॉर्मेट में है इसी चीज को ऐसे ऐसे के फॉर्मेट में आपको बता देते थे। तो जो ऐसे बताते थे वेदास को, जो ऐसे के फॉर्म में जब बताते थे उसका नाम हो जाता है ब्राह्मणा। तो वेदास का ही ऐसे का फॉर्म जो होता है दैट इज नोन एज ब्राह्मणा। अब अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पर अगर आप देखो तो अभी के टाइम पे अगर आपके मम्मी पापा 45-50 के ऊपर हो गए, या फिर आप लोग 45-50 के ऊपर हो गए, तो आप लोग क्या जंगल में चले जाओगे? श्योर हो? बढ़िया। लेकिन उस समय क्या था, उस समय 45-50 के ऊपर जो हो जाते थे ना, वो अपना घर छोड़कर बच्चों को देकर वो चले जाते थे जंगल में, जिससे वो भगवान को बुला सके। ठीक है, अकेले। तो ये जब वो जंगल में जाएंगे तो उनके लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए जो उनको फॉलो करना है। तो जो जंगल में जाते थे उनके लिए जब रूल्स बनाए जाते थे उसे हम बोलते हैं आरण्यक। ठीक है, आरण्यक जो फॉरेस्ट हर्मिट्स होते हैं उनके लिए, फॉरेस्ट हर्मिट्स होते हैं उनके लिए, दैट इज नोन एज आरण्यका। ये जो आरण्यका आता है दिस इज अ संस्कृत वर्ड, इसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, आरण्यका। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो वेदास ब्राह्मणास होते हैं ना, वेदास ब्राह्मणास होते हैं, तो इसमें पहले के टाइम पर जब ये पहले लिखा गया था, पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस था। ठीक है, सैक्रिफाइस भर्ती था। अब हर पर्सन, हर इंडिविजुअल सैक्रिफाइस तो नहीं दे सकता, जो गरीब है वो सैक्रिफाइस कैसे देगा? तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से वेदास को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, फिलोसॉफी सेम रखा गया, सैक्रिफाइसेस को हटा दिया गया। तो वेदास को इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लाया गया तब इसको हम बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का उपनिषद का मतलब होता है वेदा की जो फिलोसॉफी है। ठीक है, जो फिलोसॉफी है विदाउट सैक्रिफाइस। वेदा में फिलोसॉफी विथ सैक्रिफाइस, उपनिषद क्या होती है? फिलोसॉफी विदाउट सैक्रिफाइस। तो उपनिषद आती है, एंड उपनिषद इज ऑल्सो नोन एज वेदांता। वेदांता का मतलब होता है वेद का अंत, लास्ट पोर्शन, वेद का सबसे लास्ट पोर्शन, दैट इज नोन एज वेदांता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बुक आती है, अच्छा आने से पहले आप लोगों ने एवेंजर देखा है? एवेंजर, अब एवेंजर में आप देखिएगा बहुत सारे हीरोज हैं, आयरन मैन है, स्पाइडरमैन है, ठीक है, एंडमैन है, बहुत सारे हैं। उनका खुद का फिल्म है ना, आयरन मैन का खुद का फिल्म है, कैप्टन अमेरिका का खुद का फिल्म है। सेम चीज होती है यहां पर। तो वेदास में क्या होते हैं, बहुत सारे भगवान हैं। अब ये भगवानों का खुद का जब बुक निकला, खुद का जब बुक निकलता है दैट इज नोन एज पुराणास। ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं पुराना। टोटल पुराना 18 होता है। तो अलग अलग भगवान का, जैसे मत्स्य पुराण, बृहद पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, तो ऐसे बहुत सारे
पुराण होते हैं। पुराण क्या होते हैं? पुराण इज अ स्पेसिफिकली डिपिक्टेड वन डेटी, ठीक है, एक पर्सन को लिया गया, एक डेटी को लिया गया और उनका जन्म कैसे हुआ, उनका काम क्या 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 था, उनसे कौन सी चीजें बनी, सब कुछ वहां पर डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। दिस इज नोन एज पुराणास। तो सबसे पहला आता है वेदास, देन आता है ब्राह्मणा, देन आता है आरण्यक, देन आता है उपनिषद, देन आता है पुराण। अब पुराण को छोड़कर और दो एपिक लिखा जाता है, और दो एपिक होता है। दो एपिक कौन से हैं? एक होता है आपका रामायण, एक होता है महाभारत, ठीक है, एक होता है रामायण, एक होता है महाभारत। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये लिटरेचर का स्ट्रक्चर होता है। उस समय जो वैदिक एज होता है उसका जो लिटरेचर होता है, तो सबसे पहला होता है वेदास, उसके बाद होता है ब्राह्मण, उसके बाद होता है आरण्यक, उसके बाद होता है उपनिषद, उसके बाद होता है पुराण, उसके बाद होता है एपिक। ऐसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है क्या? बहुत ज्यादा टफ जैसा ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है, रट्टा मारो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक एक करके वेदास पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लिटरेचर में वेदास वाला पोर्शन है, सबसे पहले वेदास वाला पोर्शन पे आते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट जो वेदा होता है दैट इज नोन एज ऋग, ठीक है, ऋग। तो ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। एंड ऋग्वेदा जो होती है इसको कहा जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है? टेस्टामेंट का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। तो ये बोला गया है कि जो वेदास है ना, ये इंसानों ने सुना है, लेकिन सुना किससे है? भगवानों से। तो भगवान और इंसान के बीच क्या होता है? कॉन्वर्सेशन होता है। दिस इज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी होता है, मैं ओल्डेस्ट टेक्स्ट लिख देता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। ओल्डेस्ट टेक्स्ट होता है। अच्छा नेक्स्ट, इसमें टोटल 1028 हिम्स हैं। हिम्स का मतलब होता है श्लोक। 1028 हिम्स हैं एंड 10 ओरिजिनल मंडल है, ठीक है, 10 ओरिजिनल मंडल का मतलब क्या होता है? मंडल का मतलब होता है चैप्टर, ऐसे मान लो चैप्टर, सिंपल सा खंड। तो 10 ओरिजिनल थे, उसके बाद एक और ऐड कर दिया गया और टोटल होता है 11। अभी कितने हैं? 11 मंडल्स, ठीक है, अभी होते हैं 11 मंडल्स। एंड ऋग्वेदा में एक मंत्र होता है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी लेवल में बहुत बार पूछा जा चुका है, दैट इज नोन एज गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र होता है, ठीक है, एज पर द हिंदू रिलीजन देयर इज अ वेरी फेमस मंत्र कॉल्ड गायत्री मंत्र, वो यहां पर इंकॉर्पोरेट किया जाता है। अगर आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, दैट इज ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो वाला, ठीक है। तो गायत्री मंत्र यहां पर ऋग्वेदा में इनकॉर्पोरेट किया गया है, चिपकाया गया है। ये पहला होता है ऋग्वेद का केस। नेक्स्ट वेद जो आता है, ये हो गया ना सबका। नेक्स्ट वेद जो आता है दैट इज नोन एज शाम। शामा जो होती है इसे कहा जाता है बुक ऑफ चांट्स। एंड जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम सामवेद, ठीक है। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट इसको कहा जाता है बुक ऑफ चांट्स, एंड सेकेंड चीज
कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो होती है वो इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा मत समझो कि जो भी म्यूजिक है सब यहाँ से आया है, ऐसा नहीं है। देखो, सामवेद बुक ऑफ चांट्स इसलिए बोलते हैं, नॉर्मली आप लोग तो पढ़ के झड़क से चले जाओगे, झड़क से जाओ, बट थोड़ा समझ लो। बुक ऑफ चांट्स इसलिए बोलते हैं ना कि हर एक जो श्लोक होता है, हर एक मंत्र होता है, उसको प्रोनाउंस करने का या बोलने का अलग अलग टोन होता है, जिसको हम बोलते हैं रागा। अलग अलग राग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई देवी वंदना वाला मंत्र पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आईगिरी नंदिनी, उसको, ठीक है, उसको बोलने का अलग टोन होता है। हनुमान चालीसा को बोलने का अलग टोन होता है। शिव स्तोत्रम का अलग टोन होता है। सबका अलग अलग टोन होता है। तो ये जो अलग अलग टोन होता है, ये टोन यहां पर दिया गया है। जो सामवेद पढ़ते थे वो उस टोन को डिफाइन करते हैं। तो ये जो म्यूजिक है, जो टोन है, वो सबका अलग अलग होता था सामवेद में। नेक्स्ट, सामवेद को छोड़कर नेक्स्ट आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को कहा जाता है बुक ऑफ सैक्रिफाइस। बुक ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। और यहां पर इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका कृष्णा, एक होता है शुक्ला। एक होता है कृष्णा, एक होता है शुक्ला, ठीक है। ओके, बुक ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? देखो, सैक्रिफाइस, आप लोगों ने कभी यज्ञ देखा है? यज्ञ पूजा, कभी नॉर्मल जो हिंदू टाइप का पूजा देखा है? उसके बाद देखिएगा ऐसे एक फायर ऑल्टर होता है जिसमें लकड़ी से आग जलाया जाता है और उसमें घी भी डाला जाता है। अगर कभी आपने देखा होगा, तो उस आग में आप कुछ भी डालो, वो सैक्रिफाइस काउंट किया जाता है। ऐसा मत सोचो कि मिथुन ही काटना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें अगर आप घी डालते हो, दैट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। फ्रूट्स डालते हो, दैट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस वो होती है। अब जितने भी टाइप के सैक्रिफाइस होते थे, तो वो सब आपको यहां पर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस थे उस समय। जैसे मान लीजिए अश्वमेधा सैक्रिफाइस था, ठीक है। अश्वमेधा सैक्रिफाइस क्या होता था? जो बड़ा किंग है, वो अपना जो फेवरेट हॉर्स था, घोड़ा था, उसको छोड़ देता था। हॉर्स को इन संस्कृत कहा जाता है अश्व। ऐसे छोड़ देता था। अब वो दौड़ते 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 जितना दूर वो घोड़ा जाएगा, वो लैंड उस किंग का। और अगर किसी दूसरे किंग ने उस घोड़े को रोक दिया, तब ये वाला किंग उस किंग से करेगा लड़ाई। जो जीतेगा जीतेगा। तो जो एकदम सुप्रीम किंग होता है ना, वो ही अश्वमेध सैक्रिफाइस करता है। अब ये जो घोड़ा मान लो कि घूम के जब वापस आएगा, बहुत कुछ कुछ केस में 7 डेज 8 डेज लग जाता था, कुछ कुछ केस में 2 इयर्स तक भी घोड़ा घूम के वापस आता था। जैसे समुद्रगुप्ता के केस में 2.5 इयर्स घूम के वापस आया था वो। तो जब घोड़ा आएगा, तब वो जो लैंड घोड़े ने कैप्चर किया है, तो किसका है? घोड़े का है। तब वो जो घोड़ा आएगा, तब क्या करते हैं, जो किंग होते हैं, वो उस घोड़े को बीच में से काट देते हैं। काटने के बाद वो जो लैंड घोड़े ने कैप्चर किया था, वो सब उनका हो गया। दिस नोन एज अश्वमेध सैक्रिफाइस, ठीक है। वो पीछे ऑब्वियसली लोग रहते हैं, ऐसा ही कि तू छोड़ देगा ऐसे ही घूमते रहेगा तरी। पीछे लोग रहते हैं, वो देखते हैं, ऑब्वियसली देखते हैं कि कितना दूर जा रहा है वो। उसको छोड़कर आता है आपको राजसूया, राजसूता, बाजपेया। ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते थे। बाजपेया सैक्रिफाइस मुझे सबसे कूल लगता है। बाजपेया का मतलब होता है बाज। ये जो वर्ड है ना, बाज, बाज का मतलब होता है लाइटनिंग। पेया का मतलब होता है पीना। लाइटनिंग पी के जाते थे। लाइटनिंग पी के जाते थे मीन्स जब वो वॉर में जाते थे ना, वॉर में जाने से पहले वो लोग दारू पी के जाते थे। एकदम पूजा वूजा करके दारू वारू पी के जाते थे। इसे हम बोलते हैं बाजपेया सैक्रिफाइस, वॉर में जाने से पहले। अब आपको लग सकता है कि सर दारू पी के जाते हैं, इसमें क्या है? देखो, आज के टाइम की तरह यहां पर बॉम्ब और गोली तो था नहीं। आपको पास तलवार होता था। और अगर आप तलवार से किसी को काटते हो, ऐसे काट देते हो, तो अगर कभी आपने देखा है ऐसे काटोगे ना,
बीच में से जो अंतरियां है ना वो बाहर आ जाती है, ठीक है, स्टमक लिवर सब ऐसे बाहर आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल दिमाग में रहोगे, ठीक है, इंटॉक्सिकेट नहीं रहोगे, नॉर्मल दिमाग में रहोगे ना, एक देखोगे तुमको वॉमिटिंग हो जाएगी, तुम वॉर में गए हो, वॉमिटिंग होगा, पीछे से काट के चला जाएगा, उसको वॉमिटिंग नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होता था, उस समय सब दारू पी के जाते थे, जिससे इंटॉक्सिकेटेड रहे, काटने से भी कुछ फर्क ना पड़े। तो वो से हम बोलते थे बाजपेया सैक्रिफाइस। तो ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइस होते थे। और दो पार्ट होता है उसका, एक होता है कृष्णा, एक होता है शुक्ला। कृष्णा का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक ये जो होता था, जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारा महीने में एक बार क्या होता है, एक बार होता है पूर्णिमा, जिसको बोलते हैं फुल मून, आहिस्ता आहिस्ता लाइट बढ़ता है। और एक बार क्या होता है अमावस्या, न्यू मून बोलते हैं जिसको, आहिस्ता आहिस्ता लाइट कम होता है। तो जब होगा, ठीक है, जब लाइट कम होगा उस समय आपको कौन से सैक्रिफाइसेस करने हैं, इट इज रिटन इन कृष्णा। जब लाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ब्लैक। और जब शुक्ला मतलब ब्राइटनेस, जब आहिस्ता आहिस्ता लाइट बढ़ेगा, तब आपको कौन से सैक्रिफाइस करने होते हैं, वो होता है शुक्ला, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है एक और वेद आता है, दैट इज नोन एज अथर्ववेद। अथर्व, ये जो अथर्व वेद होता है, दिस इज नोन एज बुक ऑफ मैजिकल स्पेल्स, बुक ऑफ मैजिकल स्पेल, बुक ऑफ मैजिकल स्पेल। और यहां पर क्या है, यहां पर मैजिक, मेडिसिन, इन सब के बारे में बात की गई, ठीक है। मैजिक, मेडिसिन, स्ट्रक्चर्स, मैजिक, मेडिसिन, स्ट्रक्चर, इन जो चीजें होती हैं, इन सब के बारे में इसमें बात की जाती है, ठीक है। अथर्ववेद जो होता है वो ये सब चीज पे फोकस करता है। नॉर्मली क्या होता था, पहले जो अथर्ववेद होता था ना, अथर्ववेद जो है, इसको पहले वेदास में कंसीडर नहीं किया जाता था बिकॉज ऑफ मैजिक। जो आप लोग सुनते हो ना, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ठीक है। और बंगाली लोग बहुत ही ज्यादा इसमें खराब, उनको मतलब टैग दिया जाता है कि बंगाली लोग ज्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ब्लैक मैजिक होता नहीं है क्या, जरूर होता है, जरूर होता है, बट हम नहीं करते, वो अलग बात। तो ये जो ब्लैक मैजिक का केस होता है, मेडिसिन, स्ट्रक्चर्स, ये सब यहां पर आता है। पहले अथर्ववेद को बहुत सालों तक अथर्ववेद को नहीं रखा गया था इन वेदास। तो यहां पर जो तीन वेदास थे, ऋग, साम यानी यजुर, ये जो तीन वेदास थे, इन तीनों को कहा जाता था, इन तीनों को कहा जाता था वेदा त्रयी। त्रयी का मतलब होता है तीन, ठीक है, त्रयी का मतलब होता है तीन, तो इनको कहा जाता था वेदा त्रयी। ये वाला जो चीज पोर्शन है, ये जो अथर्ववेद है, इसको रखा नहीं जाता था, ठीक है, वेदा इसको रखा नहीं जाता था। और आज आप बाकी जो वेद हैं वो इंडिया में हैं, बट ये जो अथर्ववेद है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, वो अभी है जर्मनी में। जर्मनी में मीन्स ये जो वेदा है ना, अथर्ववेदा में एक चीज बता दूं आपको, अथर्ववेदा में कहा जाता है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, अब दुनिया की जितनी भी चीजें बहुत ज्यादा हो गया, बट मैक्सिमम जो चीजें हैं उनका ब्लूप्रिंट यहां पर है। एक एग्जांपल भी है, जैसे मान लीजिए बैटरी, आप लोगों की जो बैटरी होती है ना, तो बैटरी तो दूसरे पर्सन ने इन्वेंट किया था, बट यहाँ पर अथर्ववेद में बैटरी कैसे बनाएंगे वो बताया गया है। और उस चीज को यूज करके राजस्थान का एक छोटा सा मंदिर है, वहां पर आज भी यूज होता है, ठीक है। जो ओशियन वाटर होता है उसमें जो तुलसी होता है, तुलसी का जो पत्ता होता है, उसे एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, आज भी यूज होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो बॉम्ब्स होते हैं, जो कार्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, सबका ब्लूप्रिंट था। अब मैंने कभी नहीं देखा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहाँ पर है, ये अभी जर्मनी में है। क्यों, ब्रिटिशर्स इंडिया से चोरी करके लेके चले गए थे ब्रिटेन में। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब जर्मनी ब्रिटेन से चोरी करके लेके चले गए जर्मनी, ठीक है। चोर के घर में चोरी हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ तो है ऑब्वियसली, नहीं तो जर्मनी वापस कर देता, लेकिन जर्मनी ने अभी तक कभी वापस नहीं किया, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो जर्मनी होती है, जर्मनी का लैंग्वेज तो होता है जर्मन, बाकी कोई, लेकिन जर्मनी का सेकंड लैंग्वेज क्या होता है? जर्मनी का सेकंड लैंग्वेज क्या होता है? जर्मनी का सेकंड लैंग्वेज होता है संस्कृत। सुनने में अजीब लगेगा जी, जर्मनी का सेकंड लैंग्वेज होता है संस्कृत। ठीक है। और आप लोगों ने एक देश का नाम सुना है, मॉरिशियस? बहुत सारे लोग घूमने भी जाना चाहते हैं, अफ्रीका के पास है मॉरिशियस। मॉरिशियस की आप ऑफिशियल लैंग्वेज खोलोगे तो देखोगे इंग्लिश, लेकिन मॉरिशियस की मेन लैंग्वेज क्या है पता है किसी को? मॉरिशियस की मेन लैंग्वेज क्या है? वहां पर लोग किस बारे में, किस भाषा में बात करते हैं नॉर्मली, पता है? भोजपुरी। सच में भोजपुरी। क्योंकि उस समय क्या होता था, जो ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन जो बिहार से उत्तर प्रदेश से लोगों को लेके मॉरिशियस भेजता था, क्योंकि मॉरिशियस उसका कॉलोनी था, उसको ठीक करने के लिए। अब इस समय इंडिया में एक चीज चलता था कि अगर आपने ओशियन पार किया तो आप कभी वापस घर लौट नहीं पाओगे, और घर लौटे तो आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो इंडियंस गए वो उधर ही बस गए, मैक्सिमम बिहार और उत्तर प्रदेश से गए थे। तो इसी वजह से वहां पर जो आज भी वाइड रेंज में बहुत सारे लैंग्वेज होती हैं इंडियंस, लेकिन वाइड रेंज में सबसे ज्यादा भोजपुरी कहा जाता है। ठीक है, आई बात वाह खाई बात वाह वाला। ठीक है, चलो। तो ये होता है आपका वेद का केस। अच्छा, वेद के केस के बाद, वेद के बाद एक और चीज पे आते हैं, दैट इज नोन एज उपवेदा। वेद के बाद आता है आपका उपवेदा। ठीक है, उपवेदा क्या होता है? नॉर्मली उपवेदा क्या होता है? उपवेदा होता है वेद का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन को निकाल कर उन्होंने अलग से एक बुक बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऋग्वेदा है, तो ऋग्वेदा से एक इंपॉर्टेंट पोर्शन को निकाला गया और उसको अलग से एक छोटा सा वेदा बना दिया गया, जिसका नाम होता है आयुर्वेदा। ठीक है, तो आयुर्वेदा जो होती है वो ऋग्वेदा का पार्ट होता है। नेक्स्ट होता है सामवेदा। जो सामवेदा होती है, इससे निकाली गई है धनुर्वेदा। धनुर्वेदा का मतलब होता है आर्चरी, आर्चरी, धनुर्वेदा। नेक्स्ट होता है यजुर, यजुर्वेदा। यजुर्वेदा से निकला गया है गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा, गंधर्व का मतलब होता है, गंधर्व का मतलब होता है आर्ट ऑफ लव। ठीक है, गंधर्व वेदा, आर्ट ऑफ लव। एंड जो अथर्व वेदा होता है, अथर्व वेदा होता है, तो यहां से निकाला जो गया, अथर्व वेदा से जो निकाला जाता है वो होता है शिल्प वेदा। शिल्प वेदा, शिल्प वेदा का मतलब होता है आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर या स्कल्पचर। ओके, तो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, शिल्पवेदा में आता है। ठीक है, तो ये आपके उपवेदास में आते हैं, उपवेदास में आते हैं। ओके, तो यही चीज मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, यही चीज जो हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये मैं इस पे आते हैं, ये आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है, मैं पॉलिटी वाला पोर्शन पे आते हैं। पहले आपका लिटरेचर पे आते हैं। ठीक है, लिटरेचर पे आते हैं, तो आपके वेदास में नॉर्मली ये आपके फर्स्ट आता है वेदास, उसके बाद आता है ब्राह्मणा, उसके बाद होता है आरण्यक, उसके बाद होता है उपनिषद। यहाँ पर 4 दिया गया है, उसके बाद होता है पुराण, उसके बाद होता है एपिक। ठीक है, ऐसे करके आते हैं। तो वेदास, वेदास में 4 होते हैं, ऋग, शाम, यजुर, अथर्व, ऐसे 4 वेदास होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है जो वेदास खत्म होने के बाद आता है आपका ब्राह्मणा। ब्राह्मणा जैसे मैंने कहा था, ब्राह्मणा क्या होता है? ब्राह्मणा इज ए ऐसे फॉर्म, ब्राह्मणा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे फॉर्म का ब्राह्मणा होता है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? ये ऐसे फॉर्म एलाबोरेटली डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ब्राह्मणास आप यहाँ पर देखोगे, जैसे ऋग्वेदा का होता है आत्रेय एंड कोष्टकी। ये जो ब्राह्मणा होते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना टफ तुम लोगों को नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर पूछ के लिया तो बात खत्म हो जाएगा,
लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सामवेद का होता है सद्विमशा मंत्रा एंड दवैता। ठीक है, यजुर्वेदा का होता है शतपथ एंड तत्रिया, एंड अथर्ववेदा का होता है गोपथा। नेक्स्ट जो ब्राह्मणा के बाद आता है आरण्यक। आरण्यक जो होती है, आरण्यक्स आर नोन एज फॉरेस्ट बुक्स। फॉरेस्ट बुक्स मैंने कहा था कि उस समय क्या होता था, उस समय अगर आप थोड़ा सा उम्र हो जाओगे, ठीक है, जो आप लोगों की उम्र हो चुकी है, तो आप लोग अभी संसार वंसार छोड़कर सीधा जाओगे जंगल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ब्राह्मणा का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणा होता है पहले चीज। और यहाँ पर दो वे होती हैं, एक होता है वे ऑफ डीड्स, अगर आप अच्छा करोगे तब भगवान मिलेगा। दूसरा चीज होता है वे ऑफ नॉलेज, अगर आप अच्छा जानोगे तो भगवान मिलेगा। हम दोनों ही नहीं करते ना, अच्छा जानते हैं। ठीक है, चलिए वेदांग ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो उपवेदा की बात हम कर रहे थे, उपवेदा, तो उपवेदा क्या होता है, जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं तो उनको लिया जाता है, जैसे यजुर्वेदा में। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा लिख बोल दिया, सॉरी, इसको ठीक कर दीजिएगा, मैंने उल्टा बोल दिया। गंधर्व को यजुर में बोल दिया, सामवेदा को धनुर में बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, शिल्पवेदा आर्किटेक्चर एंड यजुर्वेदा आयुर्वेदा इज मेडिसिन। जस्ट इसको, अच्छा, जैनिज्म बुद्धिज्म, अच्छा। और एक और चीज यहां से बोल दूं, स्मृति। स्मृति क्या होती है, स्मृति का मतलब होता है उस समय ऐसे, आप बोल सकते हो कि जो समाज है, समाज को कुछ चीजों को फोकस करके कुछ बुक्स बनाए गए थे, दैट इज नोन एज स्मृति। ठीक है, जैसे मनुस्मृति, ऐसे बुक्स बनाए गए थे जो फोकस करके बनाए गए थे। इसमें सब आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे जो आते हैं, जो नेक्स्ट चीज पे आपको पढ़नी पड़ेगी, दैट इज नोन एज पॉलिटी। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे जो चीजें हैं, छोटे छोटे चीजों में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको वो छोटी छोटी चीजें आपको हो जाएंगी। मैं सब छोटी छोटी चीज यहाँ पर नहीं करवा रहा, जो आपको समझना है वो चीजें मैं यहाँ पर से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो पॉलिटी नेक्स्ट आती है आपकी, पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी से पहले इधर तक अगर किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है तो प्लीज। किसका? वेदा अर्ली वैदिक एज में है। अर्ली वैदिक जो लिटरेचर है वो अर्ली वैदिक एज में है। लेटर वैदिक एज में सोसाइटी चेंज होता है मोस्टली। और किसी को कोई सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए। कुछ कोई बात नहीं, अगर आपको पूछना नहीं हो रहा है तो आप अपना जो लंबे लंबे हाथ होते हैं उसको ही थोड़ा सा उठाइए, मैं अपने छोटे छोटे पैर से आपके पास पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ, आप रो रहे हो? आप और आप रो रहे हो? नहीं, ये जो आंसू है ना, ये देखो, आंसू नॉर्मली दो टाइप के होता है, एक दुख का, एक खुशी का। ये तो खुशी का है नहीं, दुख का भी नहीं है। ये तीन टाइप नॉर्मल, जो तीसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं नींद का आंसू। ठीक है, वो नींद का आंसू है। जैसे मैम को भी अभी नींद का आंसू आने वाला है। ठीक ठीक है, कोई, अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछ लूं, आप लोग क्या बोलते हैं, जो पेपर आपको दिया गया था आप लोगों ने किया? कर लिया? इधर से, ओ उन्होंने भेजा है मुझे, और किसी ने? बाकी वहाँ नहीं? वाह, देखिए पहली भी बात यह है कि उसमें मैं नॉर्मली ये सब चीज़ में उतना जाता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ कि जो पेपर आपको भेजा जा रहा है, आपके करने के लिए भेजा जा रहा है, आप मुझे भेजो ना भेजो, आपकी मर्जी। मैं बार बार बोलता हूँ, आप भेजो तो मैं देख लूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर भेजो ना भेजो तो उसमें इशू नहीं है मुझे, लेकिन आपको करना है। आपको करना है, आप सीरियस, पढ़ाई को लेके सीरियस हो नहीं हो डजेंट मैटर, मैं सीरियस हूं। तो आपको वो करना है जो आपको भेजा गया है। आज
के अंदर मैंने बोला था कि खत्म करने के लिए, तुमने स्टार्टिंग ही नहीं किया है, खत्म कैसे करोगे? देखिए ये पहली बात ये भी बोल दूं, जो ऑनलाइन है उनको भी बोल देता हूं, अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, ये एकदम कॉमन चीज है, ठीक है, एकदम कॉमन चीज है। पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, ना आपको अच्छी लगती है ना मुझे अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं आपको एक रियल चीज बताता हूं, एकदम रियल, ठीक है, एकदम रियल। एक पर्सन था, एक पर्सन था, उसका 2017, 18, 19 इस टाइम पर बहुत चलता था, मतलब बहुत चलता था, मीन्स जो भी एग्जाम में बैठता था, मेंस इंटरव्यू तो जाता ही जाता था, जो भी एग्जाम में बैठता था। तो 2019 में एक एग्जाम था, दैट इज नोन एज यूपीएससी सीएससी, मेंस था 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर को मेंस था, उसका रिजल्ट आया था जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, 17, सॉरी सितंबर, ऐसे बहुत टाइम थे। तो वो उस बंदे ने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, कोई बात नहीं, जो भी चीज है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो भी चीज है थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, सोचते सोचते पहला 1 महीना चला गया, कोई बात नहीं बाद में पढ़ेंगे। ऐसा ऐसा 2 महीना चला गया, 3 महीना चला गया। जब एग्जाम से कुछ दिन पहले आया, तब उसको याद आया कि नहीं, मेरा तो करंट अफेयर्स हुआ ही नहीं, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। वो जो करंट अफेयर्स पढ़ने के चक्कर में वो गया, ऑब्वियसली 3 महीने का करंट अफेयर्स तुम 10 दिन में कैसे खत्म करोगे? हो ही नहीं सकता। और यूपीएससी में बहुत बड़े बड़े करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत फैक्ट फिगर स्टैटिस्टिक्स यूज करना होता है। तो वो हुआ नहीं। सितंबर से, सॉरी सितंबर था, तो सितंबर से 10 दिन पहले उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। उसकी वजह से उसका मूड खराब, दिमाग खराब, सब खराब, ऊपर से उसने पढ़ा भी नहीं। जब वो एग्जाम देने गया, मेंस एग्जाम देने गया, तो उसको जो होने ही वाला था, ऐसा एग्जाम था, उसका ऐसा प्रिपरेशन था कि होने ही वाला था, वो पोर्शन हुआ नहीं। एग्जाम में जाके, सिंपल सा भाषा में बोलूं, मेंस में जाके उसने हक दिया उस दिन। जो जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, वो उस स्टेट का सेकंड था, 121 आया था आउट ऑफ 200। सबसे, आप नॉर्मली सोच रहे हो कि 121 बहुत ही 200 में कम होता है, नहीं, वो स्टेट का सेकंड था। और जब मेंस में गया, आसपास भी नहीं है, कुछ तो पता था इसलिए लिख दिया उसने, अलग बात है, बट आसपास भी नहीं है। क्यों? रीजन क्या है कि वो बाद में करेगा, वो चीज उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा। और वो जो वो है, वो मैं हूं। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने सोचा था कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, ये बाद में करते करते हुआ ही नहीं। और उस बार जो 17 सितंबर है, उससे 10 दिन पहले 7 सितंबर जो है, उस समय जिसके लिए मैं पढ़ता था, एक फीमेल लड़की थी, ओबीसी लड़की थी, तो ठीक है, जिसके लिए पढ़ता था, जिसके लिए, मतलब जब मेरा कभी पढ़ाई में मन ही नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता था या फिर पढ़ाने का इच्छा था, कुछ भी नहीं था। मैं खेलना चाहता था, मतलब प्लेयर बनना चाहता था, कभी पढ़ाई पे था ध्यान था ही नहीं। लेकिन जो थी, होता है ना, औकात के बाहर है, तो जो मेरे साथ थी वो मेरे औकात के बाहर थी, और उसके पापा रेलवे में जॉब करते थे। तो मैंने सोचा कि सरकारी नौकरी तो मुझे भी चाहिए, और मैथ अच्छा नहीं है, तो सरकारी नौकरी क्या है, बाकी यूपीएससी है, दो यूपीएससी दो। तो पढ़ने लगा, हो गया आराम से, अच्छा आहिस्ता हो गया। तो 10 दिन पहले ट्रेजिडी हो गया, मतलब ब्रेकअप हो गया। मेन से 10 दिन पहले ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप नहीं हुआ, टेक्निकली ब्रेकअप नहीं हुआ, रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जी, डेथ होती है, ठीक है, तब रोया था, अब तो नहीं रोता, मैं उतना रोता नहीं हूं। तो वो जो हुआ था, उसके बाद से मुझे कभी पढ़ने का इच्छा ही नहीं हुआ। मेरा बात अलग है, मुझे कभी पढ़ने का इच्छा नहीं हुआ, तो इसके बाद से मैंने एग्जाम एग्जाम उतना दिया नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा देता था, तो जब भी देता था मेंस तो हो जाता था, उसमें इशू नहीं है, मुझे हो जाएगा, आज भी दूंगा तो मेंस हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया था कि बाद में करूंगा, सेम चीज होती है आपके साथ। वो चीज बाद में मत कीजिए, क्योंकि बाद में कभी टाइम नहीं आएगा। ये बाद में वाला अगर सीन होता ना, अगर आप लोग सोच रहे हो कि बाद में वाला अगर आप लोग कर लेते,
वो बाद में अगर आप कर लेते तो आप लोग इधर बैठे नहीं होते। ये ट्रू स्टोरी है। बाद में अगर कर लेते तो इधर बैठे नहीं होते। तो इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में मत कीजिएगा। जितना हो सके जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको आप उतार लीजिए। वो उससे आपके दिमाग में रखता रहता है। बहुत बाद में जाके आप करोगे तो वो दिमाग में भी बैठेगा नहीं। ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अगर आपके जिंदगी से सिंपल सीधा सीधा जिंदगी से जाओ, अगर मान लीजिए कि आपको एक पर्सन पसंद है, आपको कंटिन्यूस मैसेज कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। एक दिन मैसेज किया, उसके 10 दिन के बाद एक बार मैसेज किया हाय, उसके भी 10 दिन के बाद मैसेज किया हाय, वो पर्सन आपको ज्यादा पसंद और नहीं रहेगा। सिंपल सा जो आपके साथ होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो चीजों को साइंस के हिसाब से करो, कोई इशू नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसको निपटाओ। ये जो चीजें पढ़ रहे हो ना, इसको अगर आप सोचो कि बाद में जाके पढ़ेंगे, बहुत ओवरलोड हो जाएगा। निपटाओ इनको जल्दी। आज ही पढ़ो, कल ही पढ़ो, कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सके निपटाइए। नहीं तो चीजें बहुत आउट ऑफ हैंड चली जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं। और मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, ठीक है, 5 मिनट ज्यादा लूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम हुआ था। जस्ट पॉलिटी वाला बता के मैं आपको कर दूंगा। चलो, जो पॉलिटी था उस समय, जो पॉलिटी था, तो पॉलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ऊपर जो पॉलिटिकल पोजीशन था, दैट इज था राजा। राजा कंट्री का है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम मैं बता देता हूं। पहला होता है राजा। राजा के बाद क्या होता था, जैसे हमारे देश में क्या है, कंट्री, कंट्री के बाद क्या होता है, स्टेट, है ना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। सेम चीज इधर भी होता था। राजा, राजा कंट्री है, लेकिन वहां पर वर्ड लिखा होता है राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र। ये पहला चीज। दूसरी चीज, राजा के बाद स्टेट। स्टेट, वहां पर स्टेट नहीं था उस समय, नाम होता था जनपद, जिसका हेड था जनपति। स्टेट जो होता था, आज का स्टेट समझ लो, जनपद का मतलब आज का स्टेट समझ लो। उसके बाद स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को उस समय लोग बोलते थे विश, तो इसलिए इसका नाम होता था विशपति, विशपति, ठीक है, विशपति। उसके बाद होता था, विश के बाद आता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है विलेज, दैट इज नोन एज ग्राम। और ग्राम का जो हेड होता है, दैट इज नोन एज ग्रामणी। ग्राम का होता है ग्रामणी। एंड ग्राम के अंदर, मतलब विलेज के अंदर या फिर बस्ती के अंदर आपका घर है। ऑब्वियसली बस्ती के अंदर आपका घर, तो आपका घर जो होता है उसको बोलते हैं कूला, कूला। और कूला का हेड जो होता है, दैट इज नोन एज कुलापति। तो पहली जो पॉलिटी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है, सबसे ऊपर होगा राजा, राजा के बाद होता है जनपति, जनपति के बाद होता है विशपति, उसके बाद ग्रामणी, उसके बाद कुलपति, ठीक है। जस्ट साइड साइड लिख लो। जनपद ऐसे जस्ट लिखने की बहुत बात कर रहा हूं, ये सेम नहीं था। स्टेट, विश होता है डिस्ट्रिक्ट, ऐसे मान के चलो डिस्ट्रिक्ट, ग्राम होता है विलेज, एंड या विलेज आप, या फिर आप लोग लिख लो बस्ती, जिसको आपको समझ में आए, और कुला होता है घर, ठीक है, जो आपके आसानी हो, आपके लिए आसानी हो समझना। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, कंट्री, जनपद, विश, ग्राम, कुला। अच्छा, नेक्स्ट चीज जस्ट यहां पर और एक छोटा सा चीज बोल दूं कल, जिससे मुझे कम काम करना पड़े। नेक्स्ट क्या होता था, यहां पर एक सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम होता था वर्णाश्रम। नेक्स्ट एक सिस्टम होता था, दैट इज नोन एज वर्णाश्रम, ठीक है, वर्णाश्रम। ये जो वर्णाश्रम होते थे, तो नॉर्मली वर्णाश्रम 4 वर्ण में डिविजन होता था। सबसे ऊंचा होता था ब्राह्मण, दूसरा आता है आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय, तीसरा आता है आपका वैश्य, वैश्य का मतलब होता है ट्रेडर्स, और चौथा होता है शूद्र, ठीक है। तो सबसे पहला होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जो टीचर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होगा, वो होगा ब्राह्मण। क्षत्रिय जो लड़ाई करेगा, जो राजा बनेगा, लड़ाई करेगा, दैट इज क्षत्रिय। वैश्य होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स। एंड लास्ट, इन तीनों को छोड़कर जो भी बचा वो होता है शूद्र, ठीक है। अब इन अर्ली वैदिक एज,
इन अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज में क्या होता है, अर्ली वैदिक एज में जस्ट याद रखो ये चीजें जो हैं ये प्रोफेशन के ऊपर बेस करती थी। अर्ली वैदिक एज में क्या होता था, अर्ली वैदिक एज में ये प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड था। प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड का मतलब है, मान लो कि आपके घर में आपके पापा जो हैं वो टीचर हैं, आप ट्रेडिंग करते हो, आपके बड़े भाई आर्मी में हैं, आपकी मम्मी जो है वो घर में रहती हैं, या फिर आप मम्मी जो है कोई आर्ट का काम करती हैं, तो आपके ही घर में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों आपके ही घर में होंगे, उसमें इशू नहीं है। ये अर्ली टाइम में था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन लेटर वैदिक एज, इन लेटर वैदिक एज ये चेंज हो जाता है टू बर्थ। मतलब आप जिसके बेटे हो आप वही बनोगे, ठीक है। जैसे मेरा नाम आयन बैनर्जी है, तो बैनर्जी जो होती है इन बंगाल, बैनर्जी जो होती है वो ब्राह्मण होती है, ठीक है। अब मैं ब्राह्मण इसलिए हूं क्योंकि मेरे पापा ब्राह्मण है, मेरे पापा ब्राह्मण इसलिए हैं क्योंकि पापा के पापा ब्राह्मण है। तो ये हम ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि हम पढ़ाते हैं या फिर हम कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट में है या रिसर्च पोस्ट में है, ऐसा नहीं है। हम ब्राह्मण इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो पापा हैं वो ब्राह्मण थे। तो ये जो लेटर वैदिक एज में क्या होता है, लेटर वैदिक एज में चीजों जो चीज होती है वो बर्थ बेसिस पे आ जाता है, ठीक है, बर्थ बेसिस पर। और ये जो बर्थ बेसिस पर ब्राह्मण वाला केस है या फिर जो ये वाला केस है, ये बर्थ बेसिस पर आज से मान के चलो 2000 ईयर्स पहले से चल रहा है, ठीक है, 2000 ईयर्स पहले से चल रहा है बर्थ बेसिस पर, ठीक है। तो ये पहला होता है वर्णाश्रम वाला सिस्टम। और लास्ट वन दैट इज नोन एज चतुराश्रम। लास्ट वन इज चतुराश्रम। ये सिस्टम आपके वहां पर दिया नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं। चतुराश्रम का मतलब होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ। कल मैं इसको समझाऊंगा क्या होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, जस्ट लिख लो। सबसे पहला होता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जब आप पढ़ाई करोगे। दूसरा होता है गार्हस्थ। गार्हस्थ, ठीक है, गार्हस्थ का मतलब जब आप संसार करोगे। थर्ड होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। और चौथा होता है संन्यास। ये जस्ट लिख लीजिए, मैं कल आपको समझाता हूं, ठीक है सब।